हेलो एवरीवन। तो हमारी जो सीरीज़ है CHSL की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो लेटेस्ट ईयर्स में आए हैं। बट हमारी जो सीरीज हमने स्टार्ट की है वो एसएससी CHSL के, क्योंकि उसका प्री का एग्ज़ाम पहले है। तो एसएससी CHSL के जो प्री का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2019 में, 2019 एसएससी CHSL जो कि 2020 में कंडक्ट हुआ था, तो उसके हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। और 12 अक्टूबर को हम लोगों की जो पहली शिफ्ट है उसका मैथ और रीजनिंग में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये 12th शिफ्ट की 12 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका जो क्वांट का पेपर है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो रीजनिंग की आएगी, जो 12 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग जो होगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली देखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को अटैक करना है। ठीक है, एग्जाम में। चलिए, तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना, आप खुद ही वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। मैं सीधा अटैक करूंगा क्वेश्चन के ऊपर, जैसे कि सेम एटीट्यूड के साथ में जैसे मैं एग्जाम में करता हूँ वैसे ही आपको पता चलेगी कैसे अप्रोच करना है आपको क्वेश्चन को। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:2। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 238, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। यही आंसर हो सकता है पॉसिबल आपका। ठीक है, देखिए मैंने हल्का सा रिस्क लिया है इसमें। जैसे क्या होता है ना, अगर आपके पास एकदम टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और मान लीजिए आपके पास केवल 2 सेकंड बची हैं, 3 सेकंड बची हैं लास्ट में, और आपको तुरंत ये क्वेश्चन दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो है 5:2, यानी लेंथ क्या हो जाएगा 5x, और आपकी जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी आपकी 2x। ठीक है, तो आपको ये मालूम है जो लेंथ होने वाली है ना वो 5 का फैक्टर होने वाली है। ठीक है, 5 का फैक्टर होने वाली है। अब आप ये सोचेंगे कि x की वैल्यू मुझे मालूम नहीं, क्या पता है x की वैल्यू लिख ले 4/5। ठीक है ना, तो 4/5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 4 आ गया, ये तो 5 का फैक्टर नहीं है। बट ये बहुत ही रेयर होगा। ठीक है, अगर जैसे आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना और आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप ये वाली चीज कर सकते हैं कि लास्ट मोमेंट आपके पास 3 सेकंड बची और आपके पास ये क्वेश्चन आया एकदम से, तो आप क्या करेंगे, सीधे 5 का फैक्टर देके आंसर लगा दीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन छोड़ने से तो अच्छा है, कम से कम किसी प्रोबेबिलिटी पर आपका आंसर सही तो होगा। तो आप ये कर सकते हैं, बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि ऐसे रेशियो में आके और कट जाए वैल्यू, वरना जो आपको मल्टीपल दिख रहा होता है ना उससे आपका ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, ये तो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया आपका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे चाहिए वो देख लेते हैं। क्योंकि 5 का फैक्टर केवल एक ही है ना, चार ऑप्शन में 84 5 का फैक्टर नहीं है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 82 5 का फैक्टर नहीं है, 83 भी 5 का फैक्टर नहीं है, केवल 85 है जो 5 का फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा प्रॉपर मेथड क्या होना चाहिए। आपको ये मालूम है कि लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है, मैंने 5x एंड 2x मानी। ठीक है, तो मेरा जो पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होता है आपका 2 ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 5x प्लस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 238। आपका फिर ये 2 इंटू 7x इज इक्वल टू 238। 7 3 21, 7 4 28, 2 ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू 17 आ गया। ठीक है, और x इज इक्वल टू 17, तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 5 × 17 जो कि हो जाएगा 85। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको, कोई इश्यू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक मैन है, वो क्या करता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 का 5 की, और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 27 किलोमीटर कवर करता है। एवरेज पूछा है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल और डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 प्लस 27 हो गया 45, 18 प्लस 27 हो गया 45, और 45 प्लस 20 65। ठीक है, 65, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपको निकालना है। टोटल टाइम तो कैसे निकालते हैं, टाइम हमको मालूम होता है वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहले वाले सेगमेंट के लिए टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 18 अपॉन स्पीड यानी 6, प्लस दूसरे वाले सेगमेंट के लिए टाइम क्या हो जाएगा, 20 डिस्टेंस है अपॉन 5 यानी स्पीड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर क्या हो गया 27 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो है आपकी 9। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो हमने क्या किया 65 अपॉन 6 3 18, 5 4 20 एंड 9 3 27, यानी हो गया आपके पास 6.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गई होगी बात। आपको केवल एक मंत्र याद रखना है, आपको एक फॉर्मूला बेसिक सा कि टाइम स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या हो जाएगा तो उस फॉर्मूले से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और आपको पता है टाइम आपने निकाल टोटल, और जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इन दोनों बेसिक फॉर्मूले को यूज करते हुए आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी। तो देखिए ये जो 25 लिखा हुआ है ना, 25% है, 17.5% है, 20% है, 10% है, 5, 15, 22.5, ये सारी परसेंट दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला हुआ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमको यहाँ पे एब्सोल्यूट डेटा नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमसे पूछा क्या जा रहा है, रेशियो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो रेशियो पूछ रहा है तो हम परसेंटेज से भी रेशियो निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो हमसे रेशियो पूछ किस रहा है, हमसे ये पूछ रहा है रेशियो कि जो एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च हुआ, यानी 100 रुपये अगर टोटल है तो 25 रुपये, वैसे ही कहते हैं ये 115 हैं टोटल, इनको सम करेंगे तो, लेकिन 25%, तो मतलब 25 रुपये तो वो इस पर खर्च कर रहा है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ट्रांसपोर्ट पर कितने खर्च कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पर कर रहा है 17.5, ठीक है। तो ये तो बोल रहा है, इसने क्या बोला, रेशियो बताओ एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। किससे बनाना है इसका रेशियो, इसका बताना है आपको टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑफ लोन से। तो टैक्सेस का कितना है 10, और प्लस इंटरेस्ट ऑफ लोन्स ये रहा हमारा 22.5, तो हो गया 22.5, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐड करेंगे इसको तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 42.5, ये आ जाएगा 32.5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 5 8 या 40, 5 5 25, 5 6 30, 5 5 25, और इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, और 5 और 17 इंटू 13, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70:13, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, इन्होंने बोला कि रेशियो निकालना है, परसेंटेज दी गई है, हमने बोला कोई इशू नहीं है, परसेंटेज से रेशियो निकाले जा सकते हैं सीधे। तो इन्होंने बोला कि आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट का रेशियो बताना है आपको टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑफ लोन से। तो एंड का मतलब ऐड करना होता है, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को ऐड किया, तो हमारा कितना है 25 प्लस 17.5 यानी 42.5। और हमने जो है फिर क्या किया, इसका रेशियो निकाला टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑफ लोन से। टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑफ लोन का कुल मिला के कितना बनता है 32.5, ठीक है। रेशियो निकाला, सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी 70:13। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है बहुत। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है हमको कि देखिए जब भी आपको इस तरीके से कॉर्ड क्रॉस होती हुई दिखाई देती है ना इसके अंदर, तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो एक कॉर्ड है ना, एक कॉर्ड है उसके जो दो पार्ट करेंगे उनका प्रोडक्ट कीजिए, और जो बाकी जो दूसरी वाली कॉर्ड है उसके जो दो पार्ट है उन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए और बराबर कर दीजिए। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ए पी इंटू पी बी कीजिए, और आप जो है पी डी इंटू पी सी कीजिए, और इन दोनों को बराबर कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दो पार्ट निकालने हैं, तो ए बी पूरा कितना है, ए बी पूरा जो है 15 है, ठीक है। ये पूरा कितना है, ये पूरा 15 है। तो पी बी कितना है, पी बी हमको दिया हुआ 9, तो अगर ये वाला हिस्सा 9 है ना और ये पूरा 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो हमारे पास ए पी की वैल्यू कितनी आ गई, ए पी की वैल्यू 6 आ गई, पी बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 9 होगी, और सी पी की वैल्यू सी पी की वैल्यू दी हुई है मेरी 3 होगी, और मेरे को पी डी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पी डी की वैल्यू निकाल दूंगा 3 3 जा 9, और पी डी हो जाएगा आपका 18, ठीक है। 18 सेंटीमीटर आ गया आपका। देखते हैं कि इसका ऑप्शंस में है कि नहीं, नीचे लास्ट ऑप्शन क्या है, 18, ठीक है। 18 हो गया हमारा आंसर। आपके पास एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, जब भी कोई भी दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो और अंदर इंटरसेक्ट कर रही हो सर्कल के, तो आपको उन दोनों पार्ट, उसके जो एक कॉर्ड के दोनों पार्टों को मल्टीप्लाई करना है, और जो दूसरी कॉर्ड है उसके भी दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को बराबर कर देना है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, जो भी अननोन पार्ट है वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, अगर जैसे इस वाले क्वेश्चन को ना, मैंने जैसे ही देखा इस वाले क्वेश्चन को, डायरेक्ट में कैसे कर सकता हूँ, लूज 30% लूज कर जाता है। यानी अगर 100 की चीज़ है ना, उसने खरीदी है, सी पी 100 का है, तो वो केवल 70 ही कमा पाता है, मतलब 70 में बेच देता है, 30 रुपये का लॉस हो जाता है ना। यानी अगर 100 रुपये की कोई उसने चीज़ खरीदी तो वो 70 की बेच रहा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये एस पी पूछा जा रहा है, व्हाट प्राइस वुड हैव कॉस्ट हिम टू लूज, ठीक है। तो मतलब वो ऐसे किस पे बेचे जिसके उसको 30% का लॉस हो जाए, यानी 100 की चीज को 70 में बेच रहा है वो। तो मुझको ये मालूम है कि 70 में बेच रहा है ना, यानी 7 का मल्टीपल होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल देखिए, इसमें कैसे देखेंगे आप, जो हमारे क्या होता है, जो इसमें मतलब सीधा सा मैं डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा रहा हूँ, सीधा डिवाइड कर देता हूँ। 7 3 21, और 7 1 7, 7 2 14, ये नहीं होगा हमारा डिवाइड। 7 3 21, 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35, ये डिविजिबल है 7 से। 7 3 21, 7 1 7, 7 2 14, और 7 7 6 42, ये भी नहीं है। और आपका क्या हो जाएगा, 7 3 21, 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14, एक बच गया, ये भी नहीं है। तो यानी आपका केवल एक ऑप्शन है, यानी ऑप्शन 2 जो है आपका ना, वही केवल 7 से डिविजिबल है, और हमारे हिसाब से जो हमारा आंसर है वो भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। और यही इसका आंसर है।
तो क्या है यहाँ पे मैं क्या किया, जब भी देखिए आपके पास बहुत कम टाइम बचता है ना, क्या होता है कई बार आप क्वेश्चन में उलझ जाते हैं पेपर में, तो आपके पास टाइम नहीं बचता अगले क्वेश्चन के लिए या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, और वो आपको दिखाई एकदम से कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मल्टीपल की फॉर्म में या डिविजिबिलिटी से कर सकते हैं, तो सीधा आप इसको अप्रोच कर लीजिए। आपका जो निकल के आ रहा है ना डिविजिबल, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कैंसिल होगा। ठीक है, चलिए लेकिन अब हम देखते हैं इसको प्रॉपर मेथड से कैसे करना है। ठीक है, ऑन सेलिंग अ बाइक फॉर ₹2500 अ सेलर इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%, यानी अगर 100 रुपए की कोई चीज़ है, ठीक है ना, और उसको क्या बेचता है, 20% के लॉस से बेचता है, लॉस से बेचता है यानी 100 की चीज़ को 80 पे बेचा उसने। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, इसको मैं रेशियो में सॉल्व कर सकता हूँ, 5:4, 5 की चीज़ को 4 में बेच दिया उसने, लेकिन वो क्या कह रहा है, 5 में नहीं बेचा उसने, वो तो ये कह रहा है कि 5 की चीज़ को 4 में बेचा है ना, लेकिन ये कह रहा है 4 में नहीं बेचा, उसने बेचा है 2500 में। जस्ट सेकेंड, उसने 4 रुपये, 4 की जो चीज़ है ना, मतलब हम इनके हिसाब से जो चार, हमारे हिसाब से जो 4 है वो इनके हिसाब से 2500 है। ठीक है ना, 2500 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की वैल्यू अगर 2500 है, तो जो एक है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 25। ठीक है, फिर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25 × 25 × 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा CP आ गया, हमारा CP आ गया 25 × 25 × 5। ठीक है, फिर क्या बोला है, व्हाट प्राइस वुड हैव कॉस्ट हिम टू लूज 30%, 30% लूज करना है, यानी उसको क्या करना है, आपको उसको 70% में बेचना है चीज़ को, जो 100 की उसकी कॉस्ट है। ये CP है और ये आपका SP, आपको पता होगा ना, यहाँ पे बेसिक से नहीं करा रहा हूँ वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका वो होना चाहिए, तो इसका आंसर निकाल देते हैं, हमारा एग्जैक्ट क्या आना चाहिए, 625 × 5 × 7। मैं डेसिमल वगैरह का कुछ भी रोल वो नहीं है यहाँ पे, तो मैं डेसिमल को पूरे तरीके से इग्नोर करूँगा। ठीक है, 5 5 25, 5 5 25, 5 12, 13 × 7, 5 35, 17, 8, 21, 21,875। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन यहीं पर मैं एक चीज़ और कर सकता था, मैं यहाँ पर इतना एग्जैक्ट निकालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे मुझको क्या है, मुझको पता है कि 25 × 25 × 5 × 70 अपॉन 100, ये है मेरा जो आखिरी आंसर देगा मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लगाता हूँ यूनिट डिजिट मेथड। ठीक है, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 7। डिनोमिनेटर में 100 का यूनिट डिजिट कितनी होती है, मतलब 100 की डिजिटल सम कितना होता है 1, मैं डिजिटल सम लगा रहा हूँ इसमें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 7 × 7 49। ठीक है, और इसका 49 का जो आपका डिजिटल सम होता है वो कितना होता है, 49 का डिजिटल सम होगा आपका 4। तो 7 × 7 जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है 49, तो उसका डिजिटल सम हो गया 4, इंटू 5 × 7 मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 8, तो इसको मैंने फिर से मल्टीप्लाई किया 32, अब इसका डिजिटल सम कितना है 5। आपको सारे के सारे जो डिजिट्स है ना वो ऐड करते रहने हैं जब तक आपका सिंगल डिजिट ना जाए। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली जो डिजिटल सम है वो 5 आ गया। अब आपको देखना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन आंसर है, मतलब कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 5 है। ठीक है, कैसे देखेंगे आप, 2 + 1 3, 3 + 8 11, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 6 8, 8 + 5 13, 13 का मतलब 1 + 3 यानी 4। ठीक है, ये हमारा नहीं है, 5 नहीं है। 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 मतलब 1 + 1 2 हो गया, 2 + 7 9 हो गया, तो 9 पूरा का पूरा हट गया तो 5, तो ये हमारा 5 है इसका डिजिटल सम सेकंड ऑप्शन का। 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 मतलब 1 + 1 2, और 2 + 8 10, 10 का मतलब 1 हो गया सम, 1 + 0 1 करेंगे तो 1, 1 + 5 = 6। ठीक है, तो डिजिटल सम 6 हो गया। 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 मतलब 1 + 1 यानी 2, 2 + 7 2 + 5 7 हो गया, 7 + 5 12, 12 का मतलब 1 + 2 यानी 3, तो ये भी नहीं है हमारा 3, 3 आ गया तो 5 नहीं है, ये भी 6 है 5 नहीं है, और ये 4 है ये 5 नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन केवल सेकंड हो जाएगा जो फिफ्थ है 5 है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा वो चाहिए ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 5 आए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन हमारा जो सॉल्यूशन है उसका भी डिजिटल सम 5 आएगा। आप कुछ मत कीजिए, आपका जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ना उस पूरे एक्सप्रेशन को लिख लीजिए। ठीक है, और एक बार हल्की नजर मार लीजिए जो ऑप्शन है उनके ऊपर कि इनका डिजिटल सम ऐसा तो नहीं कोई ऑप्शन हो जिसका डिजिटल सम सेम आ रहा हो। ठीक है, तब आप इस डिजिटल सम के अप्रोच को लगाइए। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। आपको अगर इनकेस लग रहा हो मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ तो आप ना वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं दोबारा। चलिए अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप। चलिए आई होप आपने अटेम्प्ट करके देखा हो एक बार। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, कैसे आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आपके पास मान लीजिए बहुत कम टाइम है, ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आपसे बोला जा रहा है a² - b² की वैल्यू पूछी जा रही है। आपको मालूम है a + b
इंटू ए माइनस बी होता है, तो मुझको ए माइनस बी की वैल्यू 4 दी हुई है, तो मुझको मालूम है यहाँ पे 4 आएगा, तो इसका मतलब 4 का मल्टीपल आना चाहिए आंसर। 4 का मल्टीपल कौन सा है? केवल डी। इतना करके आगे निकल जाएंगे। अब जब आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है ना, जब आपको ये लग रहा हो कि या तो इसको तुक्का ही मारना है मुझे क्वेश्चन को, या फिर मैं लीव कर दूँ इसको, तो आपको डायरेक्ट ऐसे अप्रोच करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी की वैल्यू मुझको दी है 4, यानी 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी कुछ भी है वो 4 का मल्टीपल आना ही आना है आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से निकल के आगे निकल जाइए आप क्वेश्चन को देख के, ठीक है। लेकिन अगर आपको सफिशिएंट टाइम है और आपको प्रॉपर अप्रोच के साथ करना है, तो आप कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो कैसे, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो किसके बराबर होती है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी। मुझको ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझसे ना इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है, और मुझे मालूम है ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मोल्ड करता हूँ, ए माइनस बी इंटू, और मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए ना, तो प्लस का स्क्वायर, और कितना मैं इसमें कर दूं कि मेरे को जो है अल्टीमेटली प्लस ही मिले बाहर, तो ये आपका हो जाएगा 3ab, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, माइनस आएगा यहाँ पे बीच में, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले फॉर्मूले से ना वैल्यू निकाल दूंगा ए बी की, जो ए बी प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू निकाल दूंगा, और फिर उसके बाद एक और फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा मुझे आगे, वो मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे करता हूँ। ये हो गया 88 इज इक्वल टू ए माइनस बी की वैल्यू क्या है? 4, और ए माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3ab, ठीक है। और ये 4 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 3ab, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। जब ए बी की वैल्यू 2 आ गई ना आपके पास, और आपको ए माइनस बी की वैल्यू 4 मालूम है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे फॉर्मूले लिखते हैं ये वाले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको मेंटली ओपन करके देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी में फिर क्या आएगा? माइनस 2ab, लेकिन हमको चाहिए प्लस का 2ab, क्योंकि ए प्लस बी में प्लस का 2ab आएगा ना, तो माइनस 2ab को कैंसिल करने के लिए आपने 4ab और ऐड करते हैं, जिससे ओवरऑल 2ab आ जाए, ठीक है। ये बता को समझा दो कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? 16 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2, यानी कितना हो गया हमारे पास? टोटल 24 आ गया। 24 को आप 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी 2√6 हो गया आपका। ये होगी ए प्लस बी की वैल्यू। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? जो ए प्लस बी है उसकी वैल्यू होगी आपके 2√6, ठीक है। अच्छा, अब आपसे केवल ए प्लस बी तो पूछा नहीं है, आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे? ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया 2√6, और ए माइनस बी का हो जाएगा आपका, वो आपको पहले पता है 4 के बराबर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8√6, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं हो और आपको डायरेक्ट अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, तो आप सीधा मल्टीपल और डिविजिबिलिटी इसका यूज करते हुए आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिस्क है थोड़ा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उससे तो बेटर ये है कि आप क्वेश्चन छोड़ के जाए, ठीक है। क्योंकि ये मैं बात करूँ, आपके पास केवल 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बची हुई है आपके पास, आप क्वेश्चन को गारंटी आपको है कि आपको या तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा या फिर इसमें तुक्का लगाना पड़ेगा आपको सीधा, तो उसमें आप ये अप्रोच लगाइए थी, ठीक है। और काफी चांसेस होते हैं कि आपका आंसर सही हो जाए। चलिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है? जब भी देखो मुझको ये एक्स क्यूब वगैरह दिखाई देते हैं ना, और मुझे एक्स वाई जेड दिखाई देते हैं, मुझको आइडेंटिटी याद आ जाती है, जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। मुझको ये आइडेंटिटी तो याद हो जाती है, लेकिन मैं डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स की क्या दी हुई है उसके हिसाब से मैं उस आइडेंटिटी का जो राइट वाला पार्ट है ना वो मैं लिखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो आपको बताता हूँ कि वो आइडेंटिटी के 3 पार्ट हैं क्या क्या, कैसे लिख सकते हो उस फॉर्मूले को, और फिर इस क्वेश्चन में हमको कौन सा लगाना है इसका कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? मैंने पहले लिखा पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। ये आइडेंटिटी है आपकी, इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पहले वाली वो आइडेंटिटी। उसके अलावा इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर 1/2, और आपका आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका इसी सेम आइडेंटिटी को लिखने का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि तीसरा तरीका क्या हो सकता है।
तीसरा तरीका है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड। देखिए क्या पूछा गया है और आपको क्या वैल्यूज दी गई है, उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आपको क्या पूछा गया है, एक्स आपको पूछा गया है ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझको ये दिखाई दे रहा है पहली आइडेंटिटी में। ये जो है पूरा एक्सप्रेशन मुझको पहली आइडेंटिटी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला मुझे, क्योंकि देखिए मुझको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने, मुझको एक्स वाई जेड की वैल्यू भी दी हुई है, मुझको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है, और ये पूछा हुआ। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी पंगा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रफ करता हूँ बाकी सारे फॉर्मुले और सीधा अपना सिंपल तरीके से पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए, तो क्या किया हमने, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इसकी जगह रखा 75 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 15 तो है 45 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 10, और ये पूरी आइडेंटिटी इसको मैंने मान लिया के। ठीक है, पूरा नहीं लिखना, टाइम वेस्ट होगा, के मानिए इसको सीधा। ठीक है, 30 अपॉन 10 यानी 3, तो के की वैल्यू 3 आ गई, यानी आपका आंसर हो गया 3, जो कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, शॉर्ट में करना है क्वेश्चन को, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। चलिए, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको दिखता है कि डिस्काउंट और मार्कअप, क्योंकि ये भी ना मार्कअप ही हो रहा है, आर्टिकल को मार्क कर रहे हैं, तो आप सीधा एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी लगाइए। जब भी डिस्काउंट किया जाता है ना और मार्कअप किया जाता है उसके ऊपर, तो आप सीधी आइडेंटिटी लगा सकते हैं नेट प्रॉफिट या नेट गेन या लॉस निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझको आपको आइडेंटिटी नहीं पता तो मैं बताया तो आपको क्या होती है, वो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है ना, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट को आप शो करते हैं नेगेटिव साइन के साथ, और जो आपका प्रॉफिट होता है, नहीं जो मार्कअप होता है, सॉरी प्रॉफिट तो है ही नहीं इसमें, जो आपका मार्कअप होगा MRP, ठीक है ना, उसको आप शो करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है ना, और अगर ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आता है, ओवरऑल नेगेटिव आता है तो इट मीन्स ये लॉस है। ठीक है ना, और अगर ओवरऑल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये गेन है। ठीक है ना, आपको बात समझ में आ गई होगी, ये बातें कुछ हैं इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ सबसे पहले डिस्काउंट। तो मान लीजिए एक्स है ना, डिस्काउंट शो कर रहा है, और वाई जो है आपका MRP शो कर रहा है, जो मार्कअप प्राइस है। ठीक है, तो डिस्काउंट एक्स जो है डिस्काउंट शो कर रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो -20 प्लस जो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 35 -20 इंटू 35 अपॉन 100। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 15 -7, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा बस 8%। ठीक है, तो कितना आ गया, मेरा आंसर हो गया 8%। ठीक है ना, ये सब परसेंटेज चल रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 8%। तो ये तो एक डायरेक्ट अप्रोच है क्वेश्चन को करने की, कि फॉर्मूले से आप कैसे इसको जल्दी खत्म कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी डिस्काउंट आपको दिया गया हो और आपको जो है मार्कअप प्राइस दिया गया हो, तो आप सीधा एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम नेट परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला जो होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इसका एक कन्वेंशनल टाइप से मेथड होता है वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, सी कॉस्ट प्राइस, आपका SP सेलिंग प्राइस, और ये हो गया आपके पास मार्क प्राइस। ठीक है ना, आप इसको CP SP MRP मत लिखिए, क्योंकि इसमें भी टाइम वेस्ट होगा, आपको केवल एक एक डिजिट से शो कर दीजिए C S एंड M। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, ऑफर डिस्काउंट कितने का, 20% का डिस्काउंट। तो आपको मालूम है 5 की चीज, 5 जो मार्कअप प्राइस है उसको 4 में बेच देंगे सेलिंग प्राइस में। ठीक है, अगर इसको बोला गया है आपका 20% का डिस्काउंट है, फिर आपको बोला गया 35%, तो 35% को आप क्या दे सकते हैं, 35% को दे सकते हैं 7/20। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मार्कअप कितना जा रहा है 20, अगर उसकी CP है ना तो उसको 7 जोड़ के यानी 27 बना के उसकी MRP वो करी जा रही है। तो अगर उसकी CP कितनी है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 20 है तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, CP से 7 ज़्यादा यानी 27। ठीक है, और MRP की वैल्यू 5 है और MRP की वैल्यू 27 है, यानी दो वैल्यू तो हो नहीं सकती एक ही क्वेश्चन के अंदर MRP की सिंपली। तो ठीक है ना, एट अ टाइम, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, दोनों में सेम बनाना है। तो 27 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो क्या हुआ हमारा, जो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, देखिए यहाँ पे 27 इंटू 4 यानी हमारी कितनी हो गई, ये हो गया आपका 27 इंटू 4 हो जाएगा 108, 27 इंटू 5 ये हो जाएगा 135। ठीक है, ये 27 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सॉरी 27 थोड़ी, यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों में, तो जब आप इसको एक्चुअली दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइन से दिखाई दे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, अब 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आया, और ये आपके पास 135 आया। ठीक, इससे पूछा है कि कितना नेट प्रॉफिट परसेंटेज है, परसेंटेज वुड बी गेन। तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, C और S जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है उसके डिफरेंस है, तो 8 का, और परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 100, तो यानी क्या आ गया हमारे पास 8% का प्रॉफिट आ गया। तो हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन, समझिए के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन, तो देखिए आपको पता होना चाहिए सीधा, एक आइडेंटिटी होती है टेन के फॉर्म में, तो टेन ए प्लस बी क्या होती है, वो होती है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। और इसमें अगर मैं टेन की जगह पर बी की जगह पर माइनस बी रख देता हूँ तो दूसरी आइडेंटिटी आ जाती है। मैं उसको केवल फॉर्मूला बता दे रहा हूँ सीधा, उसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ कैसे आएगी वो आइडेंटिटी, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें चाहिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि साइन के अंदर नेगेटिव आ रहा है और कॉस के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ यहाँ पे, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये दूसरी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो हमको क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन कौन सी आइडेंटिटी में, नेगेटिव साइन है आपका सेकंड वाली आइडेंटिटी यानी टेन ए माइनस बी आइडेंटिटी में। तो हमारे काम की आइडेंटिटी कौन सी हुई, सेकंड वाली। तो हम पहली वाली आइडेंटिटी को रब करते हैं और जो हमारी काम की आइडेंटिटी है सेकंड वाली उसी को यूज करते हैं। चलिए अब हमको टेन ए की जगह कितना दिया हुआ है, टेन ए की जगह दिया हुआ है 60 डिग्री, ए की जगह 60 डिग्री, बी की जगह 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और इस पूरे एक्सप्रेशन की हमसे वैल्यू पूछी गई है, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन इसके बराबर है, ठीक है। तो 10 और ए की वैल्यू कितनी है 60 और बी की वैल्यू कितनी है 15, यानी हमसे पूछी जा रही है 10 45 डिग्री की वैल्यू और वो होती है हमारी 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इस क्वेश्चन में ना देखिए डायरेक्टली सोचना है कॉस, देखिए आपको ये मालूम है कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे ये 2/√3 बनेगा या 3/√2 बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे या तो 2/√3 बनेगा या फिर √3/2 बनेगा, इन दोनों में से कुछ एक बनने वाला है। आपको मालूम है कि यहाँ पे सेक है, सेक का उल्टा मतलब क्या होता है, कॉस होता है। तो आपको मालूम है कॉस है और √3/2 ऐसी ये कंडीशन आ रही है, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सीधा क्या करना है, आपको पता है कि जब भी आप कॉस में 30 डिग्री पे जब होते हैं तो आपकी ये आइडेंटिटी होती है, ये कंडीशन सॉल्व हो जाती है। तो आपको सीधा एक्स को ना 30 डिग्री मानना है और आंसर क्या, हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है तो सीधा 30 डिग्री लगा दिया, ठीक है ना। एक बार बताता हूँ मैंने किया क्या है, देखिए मुझको यहाँ पे दिखाई दिया सेक और मुझको यहाँ पे दिखाई दिया 3 और 4। तो सेक क्या है ना, मैंने सीधा आइडिया लगाया कॉस का, क्योंकि सेक और कॉस बात एक ही है, ठीक है ना। मैं सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। और मुझे यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है और 4 दिखाई दे रहा है और स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है मुझे सेक का, यानी 3 और 4 मतलब √3 और 2। तो मुझको ये याद है कि √3/2 हो या फिर 2/√3 हो, ठीक है ना, इंटरचेंजेबल चीजें। तो √3/2 किस में होता है, कॉस में कब होता है, तो वो हो जाएगा आपका जब जब एंगल की डिग्री 30 डिग्री होती है, ठीक है ना, एंगल की वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो आपको सीधा पता चल गया एक्स की वैल्यू 30 डिग्री है। वरना आपको क्या करना पड़ता है, वरना आपको फिर ऐसे करना पड़ता है, देखिए 3 sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, फिर आपका sec स्क्वायर एक्स आ गया 4/3 और sec एक्स आ गया आपका 2/√3, फिर इसका मतलब cos एक्स क्या हो गया, जस्ट अ सेकंड, इसका मतलब जो आपका cos एक्स है, रेसिप्रोकल होते हैं ना दोनों एक दूसरे के, तो आपका जो cos एक्स है वो क्या आ जाएगा, cos एक्स हो जाएगा आपका √3/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा देखिए और आंसर निकालिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। देखिए तो हमको क्या करना होता है, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। तो 2.5 इंटू 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा 12.5, उसमें से उसको मैं किस में से घटा रहा हूँ 13 में से, यानी 0.5 आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या करा मैंने 5 8 40 और 7 56 यानी 60, तो मेरे पास कितना आ गया पूरा, इस पूरे में से 2.5 आ गया, 60.5 आ गया, ठीक है ना। ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा मेरा हो गया 60.5 और 60.5 को मैं 63 में से घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 16 में से घटाऊंगा तो मेरे पास 2.5 आएगा, ठीक है। अब 2.5 इंटू मुझको कितना करना है, 2.5 को से डिवाइड करना है, 2.5 से डिवाइड करना है मुझको 2.25 को, ठीक है। तो यानी मेरा क्या आ जाएगा, यानी मेरा आ जाएगा 0.9, ठीक है। और फिर क्या करना है 2.1 प्लस 0.9 करना है, तो यानी 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आपको केवल सीक्वेंशियली चलना है, अंदर से स्टार्ट करना है और बाहर तक आते जाना है, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, ऐसा बेसिक क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट ऑन लोन यानी 22.5%, ठीक है। ये क्योंकि परसेंट में ना पहले बोला हुआ है सारी चीजें, इज व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसपोर्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है 17.5। तो इन दोनों में कितना परसेंट ज्यादा है, तो ये आपका 5% ज्यादा है, ठीक है ना। कितना परसेंट ज्यादा है, ये से 5% ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना लैंग्वेज इनको थोड़ी सी क्लियर रखनी चाहिए थी, क्योंकि क्या रहा था ना, इसमें ये चीज हो सकती है कि आपको परसेंटेज ज्यादा निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे इसमें, आप निकालेंगे इसमें इन दोनों का डिफरेंस 5 का, और ज्यादा निकालना है, किससे ज्यादा निकालना है, ऑन मोर देन द एक्सपेंडिचर। तो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर कितना है, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर 17.5, तो आप 17.5 से मल्टीप्लाई करके इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना,
क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग सीधा सीधा डिफरेंस निकालने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज ही दी हुई है हमको। तो अगर हम परसेंटेज डिफरेंस पूछा जा रहा है तो आपको सीधा परसेंटेज इनका डिफरेंस निकाल देना है, तो अपने आप ही परसेंटेज का आ जाएगा। बट आई अंडरस्टैंड कि इसमें जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी क्लियर कम है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए ये क्वेश्चन 13 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केस वन में जो आपकी केस वन है उसमें कितनी स्पीड 40, और जो केस टू है उसमें स्पीड कितनी कम कर दे रहा है, वो स्पीड को यानी 30 कर दे रहा है। तो कितना डिक्रीज होगी स्पीड, कम होगी 10, और कितने पर 40 पर, और इंटू 100 को भी परसेंटेज निकाल दिए। हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 25%। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब हमसे क्या पूछा रहा है, ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि L इज द सेंटर, तो ठीक है L सेंटर हो गया, ML इज परपेंडिकुलर, ML इज द परपेंडिकुलर टू LN, ठीक है। ML इज परपेंडिकुलर टू, हाँ ML इज परपेंडिकुलर टू, ये जो 90 डिग्री एंगल हो गया हमारा, ML जो है ये, और इस परपेंडिकुलर टू LN, ठीक है। ये तो आपस में परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री एंगल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MLN का एरिया कितना बता रहे हैं 36, तो यानी हाफ। और हमको ये मालूम है, देखो ये दोनों क्या होंगे, ये R और R होंगे, तो R इंटू आर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस हो गए ना दोनों, राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे तो क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं ना। तो बेस और हाइट दोनों ही R है, तो आपने क्या किया, हाफ इंटू आर इज इक्वल टू 36, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, और आपके पास कितना आ जाएगा 72 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये वैल्यू होगी आपकी 2, और आपके पास 3 और √2, तो आपके पास आ गया 6√2। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वो एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आर का स्क्वायर करना है, 36 इंटू 2 72 पाई, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, तो 72 पाई, जस्ट अ सेकंड, 72 पाई जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा। बेसिक है बिल्कुल, कुछ भी बड़ा नहीं, नया नहीं है इसमें। चलिए अब अभी क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए आपको ना सबसे पहले ऑप्शंस रीड आउट करने हैं। ये ऑप्शन आपको 1 दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन आपको √2 दिखाई दे रहा है, ये 1/√3 दिखाई दे रहा है, और ये √2 दिखाई दे रहा है, √6 दिखाई दे रहा है। आपको देखिए tan थीटा दिख रहा है ना, तो आप पहले अंदाजा लगाइए कि tan थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 होगी, है ना। तो मैं 45 डाल के देखूँ, 4 इंटू 45 क्या होता है, cos 45, वो होगा 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/2 उसका स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 प्लस 2, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरा सिंपल सा कोई ऑप्शन ढूंढिए, 1/√3, तो tan थीटा 1/√3 का होता है जब थीटा 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री डाल के देखिए सेकंड ऑप्शन के लिए, मतलब फोर्थ ऑप्शन के लिए, तो 4 इंटू और कॉस थीटा 30 डिग्री, यानी आपका हो जाएगा √3/2 यानी 3/4 माइनस 3 इंटू 1/4 प्लस 2, ये भी आपका 0 के बराबर नहीं हो रहा। तो ये क्या हुआ, दोनों ऑप्शन आपने चेक करके देख लिए, जो भी सिंपल वाले दोनों ऑप्शन थे, लेकिन हमारा मैच नहीं किया। तो अब आपको क्या हुआ, अब आपको ये अकल आ गई कि मुझको ये प्रॉपर मेथड से ही करना पड़ेगा, ये ऐसे शॉर्ट में होगा नहीं। तो फिर आप जब प्रॉपर मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने क्या क्या सोचा कि मैं पूरे को साइन में चेंज कर लेता हूँ, तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप इसको, -7 साइन स्क्वायर थीटा, और आपको कितना हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आपका जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गया आपका √6/√7, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा। थीटा हो गया आपका, थीटा है नहीं तो परपेंडिकुलर हो गया √6, और हाइपोटेन्यूज हो गई √7, और थर्ड साइड कितनी आ जाएगी √1, ठीक है ना। 1 कह लीजिए, √1 कह लीजिए, बात एक ही है, ये 1 ही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने tan थीटा पूछा गया, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √6 और अपॉन 1, तो हमारे पास है ऑप्शन 2। ठीक है, ये बात बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी और ये अपॉन 100, ठीक है। लेकिन मुझसे क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कब प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, यानी ये भी P बोल रहा है ये, तो मैं SI की जगह पे क्या लिख लेता हूँ, मैं SI की जगह पे लिख लेता हूँ P, तो ये हो गया आपका P, ठीक है। और मुझको R कितना बोला हुआ है, R मुझको बोला हुआ है, मुझको R बोला हुआ है 12 2/4, यानी इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जानी चाहिए, इस पूरे को हटाता हूँ रेशियो के साथ, वो आ जानी चाहिए मेरे पास 12 हो जा 48 प्लस 2 यानी 50, तो 50/4 का परसेंट यानी 1/8, तो मेरे पास कितना गया 1/8 आ गया, ठीक है। P से P कैंसिल हो गया, मेरे पास टाइम की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 8 ईयर्स, ठीक है। आंसर आ गया हमारा T इज इक्वल टू 8 ईयर्स, तो हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपका
तीन देखिए, सीमा, कोमल और रीता, ठीक है ना, ये तीन विमेन है। और क्या होता है, इनके पास कुछ शेयर है, इनके पास कुछ पैसे हैं। वो डिवाइड किस तरीके से हैं, सीमा और कोमल के पास कितना है 1.2 इंटू टू, ठीक है ना। जब भी आपको इस तरीके से दिया जाए ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1.5 इंटू टू है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो राउंड फिगर में आपका रेशियो आ जाएगा। तो 3:4 होगी आपकी ये वैल्यू। तो सीमा को मैं एस से शो कर रहा हूँ और के को, कोमल को के से, ठीक है। फिर आपका क्या है, कोमल और रीटा। कोमल और रीटा में कितना है रेशियो, 2:2.5। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ अगेन, तो 4:5। अच्छा, अब मेरे हिसाब से सीमा और कोमल का रेशियो 3:4 और कोमल और रीता का रेशियो 4:5। अगर मुझे इनको कंबाइन करना है तो कोमल दोनों में सेम होनी चाहिए। कोमल यहाँ पे कितनी है लेफ्ट हैंड में 4, और कोमल राइट हैंड में कितनी है 4, यानी दोनों में सेम है। तो सीधा एस के और आर को मैं लिख सकता हूँ 3:4:5, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 3 + 4 + 5 यानी 12, और इनके हिसाब से टोटल कितना है वो है 3600। तो यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर हो जाएगी। रीता का शेयर पूछा जा रहा है वो कितना है, 5 के बराबर है हमारे हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से 5 के बराबर है, लेकिन एक की वैल्यू कितनी है 300 के बराबर है, तो 5 × 300 हो जाएगा। तो यानी आंसर हो जाएगा 1500। कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है हमसे, हमसे ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इन 20 मैचेस इज 35, ठीक है ना। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मैचेस इज 45, तो 20 मैच हुए हैं कुल और उनका एवरेज कितना 35, तो यानी सेंटर में जो टोटल एवरेज है पूरा वो है 35, और कितने मैचेस का 20 मैचेस का। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मैचेस, यानी जो 12 मैच है, यहाँ पे लिखता हूँ 12 और इसका रेशियो के साथ, जो 12 मैचेस हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है, वो है आपका 45। तो बचे हुए कितने मैच है, टोटल 20 थे ना, बचे हुए मैच कितने 8, तो उनका एवरेज बताना कितना होना चाहिए, ठीक है। कोई इशू नहीं है इसमें। हम सब क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा आपका 3:2, ठीक है। तो मैं यही लिखता हूँ सीधा, मैं यहाँ लिखता हूँ 3:2, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मैं अगर यहाँ से इसको घटाऊँ तो आपका 10 आ रहा है, ठीक है। इनका इन दोनों का डिफरेंस जो 10 आ रहा है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपको, ये पता होगा कि जो बीच वाली क्वांटिटी होती है ना, ये जो सेंटर में लिखी होती है, तो जो एक क्वांटिटी होती है, जैसे ये वाली क्वांटिटी से बड़ी है ना, तो एक क्वांटिटी जो होगी वो छोटी होगी, वो स्मॉल होगी, ठीक है। ये जो बीच वाली क्वांटिटी होती है ना, ये हमेशा बीच में ही होती है, यानी एक क्वांटिटी जो यहाँ पे और यहाँ पे जो क्वांटिटी ली हुई है ना, इनमें से एक क्वांटिटी बीच वाली क्वांटिटी से ज़्यादा होगी और एक क्वांटिटी बीच वाली क्वांटिटी से कम होगी, ठीक है। तो ये वाली जो क्वांटिटी वो बीच वाली क्वांटिटी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो अगली वाली क्वांटिटी हमारी एक्स वो इससे कम होगी। ये बात आपको समझ आ गई, इसका हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। 3:2 हो गया इसका आंसर, रेशियो को दिया हुआ है, तो 45 - 35 किया तो 10 आया। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर होगी, और हमको 3 दिया गया है, तो 3 की वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया 15। अच्छा, अब जो 35 में से 15 में ऐड करूँ या मैं 15 घटाऊँ, अब आपको ये मालूम है कि 45 क्या है, बड़ा है 35 से, तो बड़ी वाली क्वांटिटी तो है हमारे पास। अब हमको क्या है, हमको छोटी वाली क्वांटिटी निकालनी है। वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे घटा के। तो 35 में से आप 15 डिडक्ट करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 20, फर्स्ट ऑप्शन। तो यानी जो 8 मैच है ना उनके, जो 8 मैचेस है उनका जो एवरेज है वो 20 है, 20 है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 20 रन का है, मतलब जो लास्ट के 8 मैचेस है वो 20 रन बना रहे हैं कोई प्लेयर जो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, आपको नीचे डिनोमिनेटर में ना 78 दिख रहा है और ऊपर 77 दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं 78 - 1 लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 78 - 1 लिखता हूँ, ठीक है। इसकी पावर कितनी होगी 77, प्लस इसको भी क्या लिखा हुआ है 78 - 1 लिखा। हम कोशिश ये करते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है ना उसके टर्म्स में हम लिख सकें। फिर मैंने क्या किया, ठीक है 78 की पावर कुछ भी हो, 78 को जब आप 78 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो वो है ना, जो आपका रिमाइंडर है वो जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे जीरो ही आ गया आपका। उसके बाद बचा क्या आपका, उसके बाद बचा आपके पास -1 की पावर 77, तो -1 की पावर 77, तो 77 क्या ऑड है, तो जब ऑड पावर होती है तो नेगेटिव साइन आ जाता है, तो क्या होगा -1 ही आया यहाँ पे, और प्लस 78 को 78 से डिवाइड किया होगा तो क्या हुआ होगा, जीरो आया होगा रिमाइंडर, और इसका क्या हुआ आपका -1 ही आ गया, ठीक है। और 78 आपका नीचे चल रहा है, फिर -2/78, ठीक है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया आपका 76, 78 से ही 2 कम हो गया रिमाइंडर, यानी 76 हो गया हमारा रिमाइंडर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन 4, ठीक है। 76 हो गया हमारा आंसर, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जब भी आपका देखिए रिमाइंडर अगर -2 आ रहा है तो आप क्या करते हैं, आप जो आपका 78 से डिवाइड करें तो -2 को हटा देते हैं ना, तो 76 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये क्वेश्चन होता है, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर होता है तो जिससे आप डिवाइड, जो डिवाइड हो रहा होता है ना उसी से घटा देते हैं उसको, उसी की वैल्यू से।
अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये लोग, इस क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि द फॉलोइंग the following graph shows the performance of aggregate marks of two board exams of a group of friends और the identify the girls who have scored maximum improvement। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसका है, जैसे दो बोर्ड के एग्जाम है ये, ठीक है ना, ये मान लीजिए 10th का 12th का हो गया, इस तरीके से सुनीता के 10th और 12th के मार्क्स, विनीता के 10th और 12th के मार्क्स, इस तरीके से बोर्ड के मार्क्स से जो कंपेयर किए जा रहे हैं। ये 10th है, ये 10th है जो डार्क वाले से सॉलिड वाली लाइन से, और जो लाइन्स हो रखी है वो 12th है। तो हमसे पूछा है किसमें मैक्सिमम इंप्रूवमेंट शो हुआ है, 12th मतलब उसने कौन ऐसा बच्चा है जिसने 12th में ज्यादा मार्क्स स्कोर करे, 11th के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट शो किया है। तो ज्यादा इंप्रूवमेंट का मतलब है ज्यादा मार्क्स किसने ज्यादा स्कोर किए हैं, किसका इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है मार्क्स में, ठीक है। तो इसका तो कम हो गए, इसके तो कम हो गए, 12 कम हो गए, तो ये तो एलिजिबल ही नहीं है। इसके कितने 5 ज्यादा हो गए, +5 हो गया। इसके कितने +9 हुए हैं, इसके कितने, इसके +3 हुए हैं, और इसका कितना हुआ +14 हुआ है, और इसका कितना हुआ है +10 हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट तो मेरे हिसाब से अलका ने शो किया है, इसने 14 मार्क्स बढ़ाए हैं, ठीक है, 14 मार्क्स बढ़ाए हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलका, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलका। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि इसने मार्क्स ज्यादा बढ़ाए हैं, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका जो ये वाला क्वेश्चन होता है ना, जब जिसमें मैन वर्क और पर डे कितना काम कर रहे हैं और कितना काम हो रहा है, तो इन वाले क्वेश्चन के लिए आपको पहले पता है कि MDH फॉर्मूला होता है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कितना काम किया जा रहा है, ये होता है कि कितनी एफिशिएंसी है, ये होता है कितने नंबर ऑफ डेज है, ठीक है, और H होता है कि एक दिन में वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। सारी बातें क्लियर होगी। तो कितने मैन है, ये हो गया आपके पास 30 मैन है, और उनकी एफिशिएंसी M ही मान लेता हूँ मैं इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। फिर नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज हैं आपके 16, और आपके जो आवर्स हैं, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। और टोटल काम कितना है, टोटल काम में एक ही मान लेता हूँ, ठीक है, एक यूनिट काम कर रहे हैं वो। फिर सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन में कहता है 32 मैन है, तो 32 M, और जो है कितना है, वो जो है 2 पॉइंट का काम कर रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे 1 यूनिट काम कर रहे थे तो यहाँ पे कितना काम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 काम, क्योंकि पहले में 1 पॉइंट, अगर वो 1 पॉइंट पर काम कर रहे थे, डिक कर रहे थे, तो अब वो 2 पॉइंट को डिक कर रहे हैं। तो यानी अगर पहला काम 1 था तो अब काम 2 हो जाएगा, डबल हो गया ना काम, ये बात ठीक है। फिर क्या हुआ आपके पास, ये जो है कितने दिन तक काम करते हैं 20, और एक दिन में कितना काम करेंगे H, तो वो हमको निकालना है, ठीक है, वो हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 16 2 जा 32, 2 4 जा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो आपका 12 आ गया। तो कितना है, 12 घंटे काम करेंगे, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा है, अच्छा ऑप्शन तो इसमें कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये सारा गलत हो गया। हमारा जो ऑप्शन होगा वो 12 आवर्स होगा, ठीक है ना, 12 आवर्स हमारा आंसर हो जाएगा, एरर है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और आपको ए प्लस बी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 121 इज इक्वल टू, इसमें माइनस करेंगे क्या, ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी 30 माइनस कर देंगे, 91 आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। आई होप भी आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या बोला गया हमको, देखिए ये क्वेश्चन है, मैं सीधा ये रिजल्ट होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो आप वो रिजल्ट याद कर लीजिए, ड्राइव हम करेंगे इसको बाद में। एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल इफ जेड एल, जेड एल क्या है आपका, मीडियन है, ठीक है, जेड एल मीडियन हो गया। वाई एम क्या है आपका, वाई एम क्या होता है आपका, वो भी एक मीडियन है, वो इंटरसेक्ट करते हैं जी पर एक दूसरे को, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है इसको, ट्राइंगल ऑफ जी एल एम, ये एम है आपका जी एल एम। तो ये जो होता है ना, देखिए जो मीडियंस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना साइड पर, उसको जब ज्वाइन करते हैं और जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है मीडियंस का, उनसे जो मिला के एक ट्राइंगल बनता है, जो इसका एरिया होता है ना वो 1/12 होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एल एम क्या होगा, 1/12 होगा, तो 1:12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है ना। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको पता भी होगा ये तो, ठीक है। सिमिलैरिटीज के हेल्प से जो है, और एरिया कैसे डिवाइड करना है किसी ट्राइंगल का, जब बेस सेम हो तो उस पे उससे मतलब ये ड्राइव होता है, ठीक है। चलिए अब आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए जरा। चलिए तो आप लोग आई होप आपने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखा होगा, बाकी आप बाद में कर लीजिएगा। मैं इसको जो है डायरेक्ट कैसे अटैक करना है क्वेश्चन के ऊपर ये देखते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर क्या है, 10-10 है, ठीक है, 10-10 है। आइसोसीलिस ट्राइंगल दोनों बराबर हो गए। फिर क्या बोला है, पी क्यू आर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। आपको ये मालूम है जब भी आइसोसीलिस ट्राइंगल होगा तो क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए जो कॉमन साइड है उसका √2 टाइम कर देना है, यानी 10√2 हो गया हमारी हाइपोटेन्यूज।
फिर क्या बोला उन्होंने, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम क्यू। क्यू से जब आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस लेंथ को क्या बोलेंगे, व्हाट इज द लेंथ, ये मान लेता हूँ मैं डी पे मैंने क्यू डी जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्यू डी इज इक्वल टू, तो आपको पता होना चाहिए ए बी बाई सी, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और जो हाइपोटेन्यूज होती है वो आपकी सी होती है। तो ए इंटू ए यानी 10 इंटू 10, और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी आपकी सी यानी 10√2। तो आपका कितना आ गया, आपके पास आंसर आ गया 5√2। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बिल्कुल क्लियर है ये चीज। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कह रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी, ठीक है ना। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा, देखिए इसको ऐड कीजिए, 25 + 20 45, 55 60 75, और इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना जाएगा 115, ठीक है। तो 115 आ गया, ये आएगा टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पे कितना है हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 5 है, ठीक है। तो कितना बोला है, कितना टाइम से, यानी रिसर्च जो हमारी R&D पर हो रही है ना उसको कितना गुना करूं कि मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। कितना कितना टाइम से मतलब ये इसका, तो कितना टाइम से अगर मुझको ये निकालना है तो कितना करना होता है, तो 5/115 कर दूंगा मैं अगर, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, R&D है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पास 5 है द टोटल एक्सपेंडिचर, अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी, तो मैं सैलरी भी यूज करूंगा इसमें प्लस सैलरी। तो सैलरी कितनी है इनकी, सैलरी इनकी 15, ठीक है। तो यानी 20, तो मैं 20 का क्या कितना मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जो है 115 आ जाए, ठीक है। यही तो है, यही तो निकालना है मुझको कि मैं 20 से कितना मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 115 आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शंस चेक करिए आप, ठीक है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि कितना गुना है जो कितना गुना है जो टोटल एक्सपेंडिचर है कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सैलरी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कितना गुना है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सैलरी का जो पैसा है, जो परसेंटेज है, उसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाए कंपनी का। तो 20 है, तो 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, ऑप्शन चेक करते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ ये पॉसिबल है, 5 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से ऊपर निकल जाएगा, और जो है 120 से कम होगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है मेरा पहला वाला। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, अगर मैं 8 के ज़्यादा से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 160 हो जाएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग से तो पॉसिबल ही नहीं, ये गलत है। 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 इंटू 20 140 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। और 6 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, क्योंकि मैं खाली 6 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो ही 120 हो जाएगा, वही क्रॉस कर जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी हमारा जो 6.75 है ये भी पॉसिबल नहीं है। हमारा केवल एक ही आंसर पॉसिबल है, वो है 5.75, और मैं एक्जैक्टली करके भी देख लेता हूँ। 5.75 इंटू अगर मैं 2 करता हूँ 20 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 57.5 यानी 2, वो हो जाएगा मेरे पास 115, ठीक है। मेरा आंसर आ जाएगा एक्जैक्ट, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, मेरा ऑप्शन हो गया ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी तरीके कंटेंट चाहते हैं, तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। और हम इसी तरीके के सीरीज लेके आ रहे हैं, हमारे पास जो है बहुत सारी सीरीज है एक्चुअली। हम लोग जो है 10 सेकंड सीरीज, जिसमें हम ज्योमेट्री के या फिर जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी हैं, तो उनको हम लेके आते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। और एक किरण की जो हमारी बेसिक सीरीज है वो भी चल रही है, उसमें हम लोग क्या है, जो किरण बुक है उसके जो, अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो किरण को लगा सकते हैं आप, तो उसके भी सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्री की दो वीडियोस है जिनमें मैंने 95% ऑफ द ज्योमेट्री के फॉर्मूलेस और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने वहाँ डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो आप जो ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कि और क्या आपको चाहिए हमसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हमारा बस एक ही प्रयास रहता है कि आपकी प्रिपरेशन को और कैसे बेटर करें और कैसे इम्पैक्टफुल बनाएं। तो इफ़ यू रियली लाइक आवर एफर्ट्स, तो हमारे वीडियोस को जो है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।